हम बात करते हैं कि ES6 मॉड्यूल्स में और कॉमन.js मॉड्यूल्स में क्या मेन डिफरेंसेस हैं। सिंटैक्स का तो डिफरेंस है ही, हम सिंटैक्स का डिफरेंस तो लिख ही सकते हैं, बता ही सकते हैं। जैसे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिंटैक्स यूज होता है ES6 मॉड्यूल में, और रिक्वायर और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हम यूज करते हैं कॉमन.js में। तो ये सिंटैक्स का डिफरेंस है, लेकिन इसके अलावा क्या डिफरेंस है, मेन जो डिफरेंसेस हैं, तो सबसे मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो कॉमन.js मॉड्यूल्स होते हैं वो सिंक्रोनसली लोड होते हैं, सिंक्रोनस होते हैं। कॉमन.js के मॉड्यूल्स सिंक्रोनस होते हैं। अब सिंक्रोनस का क्या मतलब है, ये सिंक्रोनसली लोड होते हैं। हमने देखा था जब हमने अपना खुद का रिक्वायर फंक्शन बनाया था, तो उसमें हम जो मॉड्यूल था उसको कैसे लोड कर रहे थे, fs डॉट करके फिर उसको रीड फाइल करके फिर हम लोड कर रहे थे। तो जो लोडिंग का काम होता है, मॉड्यूल को लोड करना, फाइल को रीड करना, ये रीडिंग का काम हमारे मेन थ्रेड के अंदर हो रहा है, हमारे जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर हो रहा है। लेकिन जो ES6 मॉड्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये काम मेन थ्रेड के अंदर नहीं होता है, ये एसिंक्रोनस होते हैं, ये एसिंक्रोनस होते हैं ES6 मॉड्यूल्स। अब एसिंक्रोनस का क्या मतलब है, वो जो हम फाइल्स को लोड करने का काम जावास्क्रिप्ट से करवा रहे थे, जब जावास्क्रिप्ट से काम होगा तो मेन थ्रेड में ही होगा। वो एसिंक्रोनस काम जो JS इंजन है वो बिहाइंड द सीन्स अलग थ्रेड में करता है। वो फाइल को रीड करेगा, रीड करके एग्जीक्यूट करने का काम सिंक्रोनस होगा। जैसे कि मान लो हमारा यहाँ पे कोई मॉड्यूल है, मैं एक मॉड्यूल बना लेता हूँ ऐसे ही, timer.js या कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं फॉर लूप एक लगा देता हूँ लंबा सा, let i इक्वल टू 0 और i इज लेस देन, ऐसे ही खूब बड़ा सा नंबर मैं दे देता हूँ i प्लस प्लस। बस ये फॉर लूप इस तरह से मैंने कर दिया है। तो जब हम इसको कॉमन.js का यूज करके रिक्वायर करेंगे, कॉन्स्ट और फिर टाइमर इक्वल टू रिक्वायर ऐसे डॉट स्लैश टाइमर डॉट जेएस हम कर देते हैं यहाँ पे। जब इस तरह से करेंगे तो ये रिक्वायर फंक्शन खुद लोड करेगा फाइल को, खुद मतलब रीड करेगा, फाइल सिस्टम में जाके ढूंढेगा। तो ये पूरा काम जावास्क्रिप्ट के मेन थ्रेड में होगा, जो लोडिंग का काम होगा। जबकि जब हम इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा के मैं कर देता हूं इंपोर्ट टाइमर फ्रॉम टाइमर, तब ये जो लोडिंग का काम है, ये लोडिंग का काम जावास्क्रिप्ट का जो मेन थ्रेड है वो नहीं करेगा। ये जावास्क्रिप्ट का इंजन एक अलग थ्रेड क्रिएट करके वो फाइल को रीड करेगा। फाइल को रीड करने के बाद फिर JS इंजन को मिल जाएगा ये कोड, और दोनों केस में एग्जीक्यूट जो फॉर लूप होगा वो मेन थ्रेड में ही होगा। यानी कि दोनों केस में जब एग्जीक्यूट होगा ये पूरा कोड, तब हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक होगा, यहाँ पर भी ब्लॉक होगा, यहाँ पर भी ब्लॉक होगा। लेकिन मान लो कोई बहुत बड़ी सी फाइल है तो उसको रीड करने का काम, आपसे डिफरेंस समझना, रीड करने का काम मतलब हमारे स्टोरेज में जो हमारा सिस्टम का स्टोरेज होता है वहाँ पर फाइल रखी होती है, वहाँ से रीड करने का काम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली नहीं करेगा, ये अलग मेन थ्रेड से अलग एक थ्रेड में वो रीड करने का काम होगा। तो इस केस में हमारा इवेंट लूप ब्लॉक नहीं होता है और थोड़ी सी परफॉर्मेंट रहती है हमारी एप्लीकेशन। मान लो कि कोई बहुत बड़ी सी फाइल है, उसको अगर हम रिक्वायर का यूज करके अपने ब्राउजर के अंदर लोड करें, हम ब्राउजर के अंदर भी रिक्वायर वाली चीज हम कर सकते हैं। ये आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं करेगा, इसके लिए हमें सेटअप करना पड़ेगा। Node.js के अंदर तो ये आउट ऑफ द बॉक्स बाय डिफॉल्ट काम करता है, लेकिन हम ब्राउजर के अंदर अगर इसका यूज करके लोड करेंगे तो मान लो बहुत लंबी सी फाइल है तो उसको रीड करने में हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक हो जाएगा, जबकि यहाँ पर नहीं होगा अगर हम ये यूज करते हैं तो। और अगर हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं होगा तो हमारी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव रहेगी, हम क्लिक कर पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे। वैसे यहाँ पर हमारा अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारी जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है, आउटगोइंग रिक्वेस्ट है, हम जब सर्वर्स बनाएंगे तो वो ब्लॉक नहीं होगी, वो रिस्पॉन्सिव रहेगा हमारा। अगर हम हमारे API पर कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो रिस्पॉन्स कर पाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है यहाँ पर
ये जो ES6 मॉड्यूल्स होते हैं उनकी लोडिंग, ये इज एसिंक्रोनस फाइल लोडिंग। एग्जीक्यूशन हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन तो दोनों में ही मेन थ्रेड में होगा और ब्लॉक होगा। अगर एग्जीक्यूशन के अंदर मैंने फॉर लूप लंबा सा लगा दिया तो दोनों के केस में ये ब्लॉकिंग होगा। ये स्पेस हटा देता हूं मैं। तो फाइल का जो लोडिंग है वो यहाँ पर सिंक्रोनस होता है जेएस मॉड्यूल्स के अंदर। इसका मतलब वही है कि मेन थ्रेड हमारा ब्लॉक होगा और यहाँ पर एसिंक्रोनस होता है। इसका मतलब हमारे मेन थ्रेड से अलग एक थ्रेड क्रिएट होगा और वहाँ पे ये चीज़ लोड होगा। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो डिफरेंस का पॉइंट है, वो ये है, ये कई बार बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, वो ये है कि हमें कॉमन जेएस के अंदर फाइल एक्सटेंशन ऑप्शनल होता है, लेकिन यहाँ पर ये 6 मॉड्यूल्स के अंदर फाइल एक्सटेंशन मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी, हमें फाइल का एक्सटेंशन मैंडेटरली हमें देना पड़ता है। इसमें हम कोई भी फाइल, वी कैन लोड एनी फाइल यूजिंग कॉमन जेएस, यूजिंग CJS, मैं शॉर्ट में CJS लिखता हूं। मतलब हम अगर पूरा पाथ दें, इफ वी गिव फुल फाइल पाथ, देन वी कैन लोड एनी फाइल यूजिंग CJS। अगर हम फुल पाथ देते हैं फाइल का तो हम कोई भी फाइल लोड कर सकते हैं कॉमन जेएस का यूज करके। हमने ये करके भी देखा था, हमने PNG और MP4 फाइल्स हमने लोड किया था। हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल का एक्सटेंशन चेंज करके MP4 कर दिया था और रिक्वायर का यूज करके लोड किया था और वो काम कर रहा था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी भी अपने JS फाइल का नाम चेंज करके, जैसे timer.js है ना, इसको टाइमर डॉट कुछ भी कर दीजिए, timer.abcd, चाहे timer.mp4, चाहे timer.apk, चाहे जो कर दीजिए, और आप इसका यूज करके, रिक्वायर का यूज करके इंपोर्ट करेंगे, ये हो जाएगा, ये रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। तो ये हम यहाँ पे कोई भी फाइल लोड कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर ये 6 मॉड्यूल्स में वी कैन नॉट लोड एनी फाइल, हम कोई भी फाइल नहीं लोड कर सकते हैं। ओनली JS एंड MJS फाइल्स आर अलाउड। केवल JS और MJS एक्सटेंशन की फाइल्स अलाउड होती हैं, और अगर कोई एक्सटेंशन की फाइल अलाउड होती है, अगर आपको पता है तो आप ढूंढ के बता सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मुझे यही दोनों चीज़ें पता हैं कि यही दोनों चीज़ें अलाउड होती हैं। और एक कॉमन वो है, ये क्या बोलते हैं, कन्वेंशन है, लेकिन ये तब यूज़ होता है जब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर दोनों तरह के मॉड्यूल सिस्टम यूज़ हो रहते हैं। इट इज़ ए कन्वेंशन टू ऐड CJS इन द फाइल एक्सटेंशन। और ये मतलब नॉर्मली अगर हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें केवल एक ही तरह का मॉड्यूल सिस्टम है तो हम वहाँ पर केवल JS ही लिखते हैं, और ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कन्वेंशन है। कुछ प्रोजेक्ट्स इसको फॉलो करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स इसको नहीं फॉलो करते हैं, और ये 6 मॉड्यूल्स में MJS हम यूज़ करते हैं एक्सटेंशन। तो ये हो गया। अब क्या डिफरेंस है, हमें अगर ये करना है Node.js के अंदर ये 6 मॉड्यूल्स रन करना है, तो we have to set type equal to module in package .json। मतलब हमें package.json के अंदर टाइप इक्वल टू मॉड्यूल सेट करना पड़ता है। ये इस तरह से, इक्वल टू का सिंबल नहीं है लेकिन वही हम मान सकते हैं, टाइप हमें मॉड्यूल सेट करना पड़ता है। चलो यही मैं कर देता हूँ, you have to set type module
ये package.json में, जबकि ये ऑप्शनल है। यहाँ पे हम कॉमन जेएस सेट कर सकते हैं, लेकिन कॉमन जेएस बाय डिफॉल्ट होता है, हमें सेट करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल टू सेट, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है कॉमन जेएस के लिए, क्योंकि ये नोड जेएस का डिफॉल्ट मॉड्यूल सिस्टम होता है। बिकॉज कॉमन जेएस इज द डिफॉल्ट मॉड्यूल सिस्टम ऑफ, सिस्टम की स्पेलिंग गलत है, SYSTEM ऑफ नोड जेएस। तो ये चीज ऑप्शनल है। और क्या होता है, और यहाँ पे दिस की वैल्यू डिफरेंट होती है। दोनों मॉड्यूल सिस्टम्स में दिस की वैल्यू अलग होती है। चलो हम दिस की वैल्यू भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे index.js फाइल बना लेता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे इतने सारे कमेंट्स लिख दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा कोड रन करके देखेंगे। अभी ये हमारा कॉमन जेएस मॉड्यूल सिस्टम है। यहाँ पर दिस की वैल्यू क्या होती है, आप गेस करके बताइए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होती है। मैं नोड index.js ये रन करता हूँ तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रही है। अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या है, ये है module.exports की वैल्यू। module.exports, अगर मैं इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे मान लो num इक्वल टू 5 ऐड कर देता हूँ। अब अगर हम दिस की वैल्यू चेक करेंगे तो ये देखो ये 5 यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आप सीधा इस तरह से पूरा नया ऑब्जेक्ट असाइन कर देंगे या कोई नई वैल्यू असाइन कर देंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था। जैसे हमने module.exports में और exports में डिफरेंस जो देखा था ना, वही है यहाँ पर डिफरेंस module.exports और दिस के बीच में, है ना। अगर हम इस तरह से कर देंगे तो ये देखो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हमें यहाँ पे डॉट का यूज करके इसको अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर जो दिस की वैल्यू होती है वो module.exports की वैल्यू होती है। मैं यहाँ पे अगर कोई नया वेरिएबल मान लो यूजर इक्वल टू एक नया ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ जिसके अंदर नेम, मैं अपना नेम रख देता हूँ, तो ये भी ऐड हो जाएगा। 2 वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। ये देखो एक नम ऐड हो गया, एक यूजर जिसके अंदर फिर एक और ऑब्जेक्ट है। जबकि ES6 मॉड्यूल्स के अंदर दिस की वैल्यू क्या होती है, मैं ये हटा देता हूँ और ES6 मॉड्यूल को इसको हम बनाते हैं। इसके लिए हमें इसको टाइप मॉड्यूल करना पड़ेगा। ये हो गया। आप गेस करिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये अनडिफाइंड होता है। दिस की वैल्यू यहाँ पर अनडिफाइंड होती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ दिस कीवर्ड इज इक्वल टू, या फिर ऐसा कर देते हैं दिस कीवर्ड, दिस या फिर इन CJS दिस कीवर्ड पॉइंट्स टू module.exports। ये पॉइंट्स तो मैं इसलिए लिखा है क्योंकि जो पॉइंट कर रहा है इसको चेंज किया जा सकता है इक्वल टू ऑपरेटर लगा के, इसीलिए ये पॉइंट्स टू लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कर देंगे ये दिस इज इक्वल टू, मतलब दिस कीवर्ड इज इक्वल टू, मैंने पहले वो लिखने का सोचा था, तो इसका मतलब ये हर एक सिचुएशन में इक्वल होगा, जो कि नहीं सच है, जो कि ट्रू नहीं है। जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ये इक्वल टू तो होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम बदल सकते हैं। तो in CJS this keyword points to module.exports by default, मतलब हम बाद में चेंज कर सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर है ना। अब यहां पर in MJS क्या होता है, in MJS this keyword is undefined। तो ये जो दिस कीवर्ड है ये हमारे ES6 के अंदर अनडिफाइंड होता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है होस्टिंग से रिलेटेड। अब ये क्या है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँ, मैं ये करता हूँ इंपोर्ट, मैं पहले देख लेता हूँ ये हमारा, हाँ ये मॉड्यूल वाला ही है। मैं इंपोर्ट करता हूँ टाइमर
फ्रॉम टाइमर, ये मुझे प्रॉपरली देना पड़ेगा, timer.js। और यहाँ से हमने क्या किया है, हमने यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया है। चलो मैं यहाँ से लूप हटा देता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ कंसोल लॉग करता हूँ, रनिंग टाइमर। और यहाँ से क्योंकि हमने कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया है तो ये एरर देगा। मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मैं टाइमर स्ट्रिंग ऐसे ही एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं कोई भी कंसोल लॉग या कोई भी कोड कितना भी ऊपर लिख दूँ, मैं यहाँ पे रनिंग index.js, अब आप ये बताइए रनिंग index.js पहले प्रिंट होगा कि रनिंग timer.js? ये आपका काम है, ये आपको बताना है। तो आप सोच रहे होंगे सबसे ऊपर तो यही रन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो रनिंग timer.js और फिर उसके बाद रनिंग index.js है। ये यहाँ पर जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है ये होइस्ट हो जाता है। होइस्टिंग का क्या मतलब होता है, जब हमारा हमने पढ़ा है हमारा जावास्क्रिप्ट दो फेजेस में एग्जीक्यूट होता है, एक तो मेमोरी क्रिएशन फेज और एक होता है एग्जीक्यूशन फेज। तो मेमोरी क्रिएशन फेज में हमने ये पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये पढ़ना चाहिए, और मेरी जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट के अंदर है कि कैसे कोड एग्जीक्यूशन होता है, मेमोरी क्रिएशन फेज क्या होता है और कोड एग्जीक्यूशन फेज क्या होता है। तो मेमोरी क्रिएशन फेज में हमने यही देखा है कि var let constant, var let और const, इन तीनों कीवर्ड्स को जो हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन है मेमोरी क्रिएशन फेज में इन तीनों कीवर्ड्स को और इनके साथ साथ फंक्शन कीवर्ड को ढूंढता है और उनके नाम का एक स्पेस क्रिएट कर देता है मेमोरी में, मेमोरी क्रिएशन फेज में ही। लेकिन उसके साथ साथ इंपोर्ट कीवर्ड को भी ढूंढता है मेमोरी क्रिएशन फेज में, और जहां भी इंपोर्ट कीवर्ड मिलेगा ये उस फाइल को फिर ढूंढ के उसको एग्जीक्यूट कर देगा मेमोरी क्रिएशन फेज में ही, और फिर ये फाइल पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी कि ये फाइल एग्जीक्यूट होने से पहले इसका एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट ही नहीं होगा, उसके पहले इसका एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। अब जब इसको एग्जीक्यूट करने जाएगा तो इसका खुद का एक मेमोरी क्रिएशन फेज होगा, इसका खुद का एक एग्जीक्यूशन फेज होगा। इसमें भी अगर कुछ इंपोर्ट किया गया है तो वो पहले ही इसके एग्जीक्यूशन फेज से पहले ही वो इंपोर्ट हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि उसका कोड रन हो जाएगा। अगर मैं कोई थर्ड फाइल क्रिएट कर दूं और इसमें मैं यहाँ पे सबसे नीचे कुछ इंपोर्ट कर लूं तो थर्ड फाइल सबसे पहले रन होगी, टाइमर से भी पहले। चलो मैं करके दिखाई देता हूँ, timer3.js ऐसे मैंने नाम दे दिया है, और इसके अंदर मैं कोड चलो ऐसे ही रख देता हूँ, timer3 दे देता हूँ, timer3, और यहाँ पर मैं सबसे नीचे मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। पहले मैंने ये कंसोल लॉग रन कर दिया है, इसके बाद मैं इंपोर्ट करता हूँ। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ये है इंपोर्ट timer3 नाम दे देते हैं, बस ऐसे ही ये। तो अब सबसे पहले timer3 रन होगा, ये देखो, क्योंकि जब इसका एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होने वाला था उसके पहले इसका मेमोरी क्रिएशन फेज चलेगा, और इसके मेमोरी क्रिएशन फेज में ये देखेगा कि timer3 नाम का कुछ इंपोर्ट है, तो ये timer3 को जाके इंपोर्ट कर देगा। अब इसमें कुछ इंपोर्ट हुआ होता है तो सबसे पहले वो रन होता है। तो आप समझ रहे हैं, ये होस्टिंग यहाँ पे होती है, और जो भी इंपोर्ट स्टेटमेंट होता है उसके अंदर जो भी फाइल होती है वो सबसे पहले रन होती है, बाद में हमारी ये फाइल रन होती है, इसका कोड रन होता है, भले ही हम कहीं ऊपर लिखे हों इंपोर्ट स्टेटमेंट या कहीं नीचे लिखे हों। तो ये होता है एक मेन डिफरेंस, जबकि जो रिक्वायर वाला होता है वो करके हम देखते हैं। अब तो रिक्वायर वाला करने के लिए हमें यहाँ पे टाइप कॉमन जेएस कर देना है, और यहाँ पर हम ये जो इंपोर्ट इस तरह से कर रहे हैं, इंपोर्ट को कमेंट कर देंगे और हम कर देंगे रिक्वायर नहीं कॉन्स्ट टाइमर इक्वल टू रिक्वायर ./timer.js। मैं पूरा पाथ दे देता हूँ और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर भी डाल दूंगा, ये timer3 हो गया। और यहाँ पर तो हम कुछ इंपोर्ट कर नहीं रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
अब आप गेस करिए इसमें क्या होगा आउटपुट। इसमें होस्टिंग नहीं होता है, यानी कि जो हमारा ये कॉन्सोल लॉग है ये सबसे पहले रन होगा, फिर ये फाइल रन होगी, और जब ये फाइल रन होगी तो इसके अंदर का जो कोड है ये पहले चलेगा, फिर ये रिक्वायर चलेगा और ये फाइल रन होगी। यानी कि पहले 1 वाला प्रिंट होगा, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला। आप देखना ये एरर आ गई है। क्या एरर है? अरे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी, हमें एक्सपोर्ट स्टेटमेंट भी तो चेंज करना पड़ेगा। हमें यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करना पड़ेगा, या फिर हम इसको हटा ही देते हैं क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, और ये एरर भी नहीं देगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर देता है। ठीक है, अभी ये काम करना चाहिए। तो ये देखो हमारी जो मेन फाइल है वो सबसे पहले रन हुई है, फिर जो टाइमर जेएस है, फिर उसके बाद टाइमर 3 जेएस है। तो एकदम से वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाता है, पलट जाता है, एकदम उलट पुलट हो जाता है। ये समझ रहे हैं? जो एकदम नीचे था वो ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो एकदम नीचे आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये समझना। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, बस एक लाइन में लिखूंगा, आप समझ जाना। तो रिक्वायर फंक्शन इज नॉट होस्टेड, या फिर CJS imports आर नॉट होस्टेड। अब आप इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? मैंने आपको इसका मतलब समझा दिया। MJS imports आर होस्टेड। MJS के जो imports होते हैं वो होस्ट होते हैं, समझ रहे हैं ना? तो ये वाला डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ये सबसे ऊपर मैंने कर दिया, मतलब सेकंड नंबर पे कर दिया ये। और भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो क्या है? हम यहाँ पर अवेट टॉप लेवल पर यूज़ कर सकते हैं ES6 मॉड्यूल्स के अंदर, जबकि कॉमन जेएस के अंदर हम टॉप लेवल पर अवेट नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे होगा मैं करके दिखाता हूँ। मैं एक फेच यूज़ करता हूँ, मैं एक कोई API ले लेता हूँ JSON प्लेस होल्डर से। JSON प्लेस होल्डर, ये चलो API मिल गई है। आप भी कोई API ऐसे ही ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे अगर करूँ फेच, और इसके अंदर मैं API पास कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट करके मैं रन करता हूँ। अभी ये कॉमन जेएस है तो ये एरर देगा। ये देखो ये बोल रहा है कि अवेट जो है ये यहाँ पे ये भी आइडिया दे रहा है कि सेट कर दो मॉड्यूल, अगर ऐसे यूज़ करना है। ठीक है, ये अवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंग फंक्शंस एंड टॉप लेवल बॉडीज ऑफ मॉड्यूल्स। यानी कि ये बोल रहा है कि हम अवेट यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते हैं, हमें इसको एक एसिंग फंक्शन के अंदर रन करना होगा। तो इसके लिए हम कई बार ऐसे करते हैं, अगर हमें रन करना है तो, और हमें कोई फंक्शन भी क्रिएट नहीं करना है, तो हम इस तरह से इफ़ी क्रिएट करके इफ़ी क्रिएट करके हम इस तरह से रन करते हैं। अभी अगर हम console.log रिस्पॉन्स कर देते हैं तो ये रन होगा। अभी ये देखो रन हो गया, जो भी रिस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट था पूरा प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन ये उतना क्लीन नहीं है, ये उतना सही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ES6 मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पे टाइप मॉड्यूल कर देते हैं। अरे मॉड्यूल हम यहाँ पे लिखते हैं, और फिर हम यहाँ पे बिना इफ़ी का यूज़ किए, बिना किसी फंक्शन का यूज़ किए, सीधा ही बाहर ही आसमान में ही एसिंग अवेट यूज़ कर सकते हैं। आसमान मतलब बाहर ही, एकदम खुले जगह पे, खुली दुनिया के अंदर हम एसिंग अवेट यूज़ कर सकते हैं, एकदम टॉप लेवल फाइल के ऊपर। ये बहुत ही क्लीन और पावरफुल है, बहुत ही मस्त है ये। तो हम इसीलिए ES6 मॉड्यूल्स को यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पे डिफरेंसेस में कई सारे डिफरेंसेस दिख रहे होंगे, और डिफरेंसेस में जो भी डिफरेंसेस हैं ES6 के फेवर में आ रहे हैं, मतलब ES6 ज़्यादा बढ़िया है, आपको दिख रहा होगा। और क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस है, एक और डिफरेंस है। चलो इसको पहले हम लिख लेते हैं, और मैं भूल ना जाऊँ,
मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, एक्सपोर्टिंग मल्टीपल थिंग्स, मतलब एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर सकते हैं और नॉर्मल नेम्ड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसको याद रखना, अभी हम इसको लिख लेते हैं, फिर उस पर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो ये वाला क्या है, वी कैन, या फिर ऐसे लिख देते हैं और शॉर्ट में, टॉप लेवल अवेट इज अलाउड। टॉप लेवल अवेट यहां पर अलाउड होता है और यहां पर टॉप लेवल अवेट इज नॉट अलाउड। ये हो गया। और नेक्स्ट जो है, ओनली वन वैल्यू कैन बी एक्सपोर्टेड। हम केवल एक वैल्यू ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं कॉमन जेएस के अंदर, जबकि ES6 के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कॉमन जेएस है उसके अंदर हम एक ही वैल्यू एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब उसी के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो रिक्वायर फंक्शन है वो एक फंक्शन है, और फंक्शन की लिमिटेशन होती है कि वो एक से ज्यादा वैल्यूज को रिटर्न नहीं कर सकता है ना। फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यूज को कभी नहीं रिटर्न कर सकता है, इसीलिए हम कॉमन जेएस के अंदर केवल एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। अब उस फंक्शन से जो ऑब्जेक्ट अगर हम चाहें तो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज, वैल्यूज, सारी चीजें रख सकते हैं। लेकिन एट द एंड वो एक ही वैल्यू है, वो दो वैल्यू नहीं है। कितना भी कह लें हम कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम एरे भी वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू एरे सेट कर सकते हैं, उसमें 1,00,000 वैल्यू सेट कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन वो एक ही वैल्यू होगी, वो दो वैल्यू नहीं होगी, एक ही वैल्यू होगी। मतलब एट द एंड जावा स्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर एक ही एरे होगा वो, क्योंकि रिक्वायर एक फंक्शन और फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। इसीलिए ओनली वन वैल्यूज कैन बी इंपोर्टेड, ओनली वन वैल्यू कैन बी एक्सपोर्टेड इन CJS। ठीक है, कॉमन जेएस के अंदर केवल एक ही वैल्यू एक्सपोर्ट की जा सकती है, जबकि हम इसके अंदर ES6 के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल मतलब हम मल्टीपल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हम क्रिएट करें, हम चाहें तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? मैं एक टाइमर वाला ही एक मॉड्यूल ले लेता हूं। यहां पर मैं ये करता हूं कॉन्स्ट और obj1 इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू मैं अपना नाम दे देता हूँ। ऐसे ही obj2 बना लेते हैं, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू आकाश। obj3 बना लेते हैं, ये यहाँ पर हम कर देंगे राम। तो ऐसे ही मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं, या और भी कोई वैल्यूज भी हो सकती हैं। कॉन्स्ट num इक्वल टू 5, कॉन्स्ट str इक्वल टू स्ट्रिंग, कॉन्स्ट bool इक्वल टू फॉल्स। bool यानी कि बूलियन। ऐसे हम कितनी ही वैल्यूज कर सकते हैं और हम इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? एक्सपोर्ट लिख के। इन सारी चीजों को हम बोलेंगे नेम्ड एक्सपोर्ट्स। ये सारी अलग अलग वैल्यूज हैं और हमने अलग अलग ही इसको एक्सपोर्ट किया है, हमने किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर फिट नहीं किया है। हमने इसको अलग अलग ही एक्सपोर्ट किया है, और हम इसको अलग अलग इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम टाइमर ./timer, ये वाला है timer.js। और यहाँ पे हमें सजेशन भी मिलेगा। ऐसे हम obj, देखो ob मैंने लिखा, obj1, obj2, obj3 bool अगर हम लिखते हैं सजेशन आ रहा है।
एस लिखा तो मुझे स्ट्रिंग का ये सेक्शन आ गया। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग नहीं है, ये इंपोर्ट का सिंटैक्स है। नेम्ड एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट करने का सिंटैक्स है। डोंट क्या बोलते हैं, मिस अंडरस्टैंड या मिस इंटरप्रेट इट एज कि ये हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग नहीं है। रिक्वायर के केस में हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। ये हम मल्टीपल इंपोर्ट्स को, मल्टीपल जो नेम्ड इंपोर्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। ये बस इंपोर्ट का एक नया सिंटैक्स है। और यहाँ पर हम और भी एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हैं। माई डिफॉल्ट वैल्यू, कोई भी चीज़, कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू हम कर सकते हैं। और इंपोर्ट हम नेम्ड एक्सपोर्ट्स और डिफॉल्ट वैल्यू को एक साथ ही इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, माई वैल्यू, और हम ऐसे कॉमा लगा के दोनों चीज़ कर सकते हैं। मैं एक बार देखता हूँ, इसको मैं बाद में कर सकता हूँ क्या, मैंने कभी किया नहीं है, बस क्यूरियोसिटी है, देखते हैं होता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ पे हमें इसको आगे ही लिखना पड़ता है। ये आगे लिख के हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम कंसोल लॉग करवाएं माई वैल्यू और इन सारी चीज़ों को एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, भले ही मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, या ना तो ऑब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये क्लियरली एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 3 वैल्यूज हैं। अब हम इसको रन करते हैं, नोड index.js, ये देखो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू भी आ गई, और जो हमने नेम्ड एक्सपोर्ट किया था यहाँ से वो नेम्ड एक्सपोर्ट्स भी आ गए। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, वो टास्क ये है कि हमें यहाँ पे कॉमन जेएस कर देना है मॉड्यूल, और क्या करना है। चलो हमें तो ये पता है क्लियरली कि हम ये नहीं कर सकते हैं, क्या हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट दोनों साथ में नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है, वहाँ पर हम एक वैल्यू को सेट करते हैं, वही वैल्यू जो रिक्वायर है वो रिटर्न कर देता है। तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कुछ, बस एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं रिक्वायर सिंटैक्स यूज़ करता हूँ, कॉन्स्ट ये चीज़ इक्वल टू रिक्वायर। हमारा ये कोड काम करना चाहिए, ये कंसोल लॉग वाला भी मैं नीचे रख देता हूँ और इसमें से माई वैल्यू को हटा देता हूँ। ये हमारा कोड रन करना चाहिए और काम करना चाहिए। अभी तो ये एरर देगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज़ किया, तो बोलेगा एक्सपोर्ट कीवर्ड, ये पता नहीं कौन सा कीवर्ड यूज़ कर रहे हो। एक सेकेंड, ये अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कीवर्ड नहीं काम कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन जेएस कर दिया इसको। अब आपका काम ये है कि एक्सपोर्ट कीवर्ड हटा देना है सबसे। ये मैंने 5-6 वैल्यूज मैंने क्रिएट की हैं, 6 वैल्यूज हैं टोटल। इन सबको एक्सपोर्ट करना है बिना किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखे। आपको इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं रखना है और एक्सपोर्ट कर देना है, और इस तरह से एक्सपोर्ट करना है कि हम यहाँ पर एक्सेस कर पाएं। ना तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखना है, ना ही एक एरे के अंदर रखना है, और इसको एक्सपोर्ट करना है। तो क्या ये पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है, इस तरह से तो पॉसिबल ही नहीं है। हम कुछ और तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर हमें यूज़ करना, इस तरह से डिस्ट्रक्चर करना है, तो हमें इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखना ही पड़ेगा। हम यहाँ पे अलग अलग नहीं कर सकते हैं एक्सपोर्ट। यहाँ पे हमें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। ये हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं,
सिंपल जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है। एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमें ये सारी वैल्यूज को रखना पड़ेगा अगर हमें एक्सपोर्ट करवाना है तो। ऐसे ही ये हो जाएगा, ऐसे ही नम, ऐसे ही बूल, ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे नोड index.js करते हैं तो जो जो वैल्यूज को हमने डिस्ट्रक्चर किया है वो आ जाएंगी और काम करेंगी। ऐसा नहीं है, बहुत लोग पता है क्या समझते हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ये इक्विवेलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट होता है, इज इक्विवेलेंट टू एक्सपोर्ट डॉट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट इक्वल टू जो एक्सपोर्ट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है, एक्सपोर्ट्स, अरे एक्सपोर्ट्स इक्वल टू एक्सपोर्ट कीवर्ड। मतलब बहुत लोग जो कॉमन जेएस है और ES6 मॉड्यूल है उसमें कंपैरिजन करते हैं, उसको ऐसा समझते हैं कि ये उसके इक्विवेलेंट होगा, ये इसके इक्विवेलेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, ये एकदम गलत है। दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये मैं कंपैरिजन ही नहीं करना है। दिस इज रॉन्ग लिखने की बजाय मैं ये कर देता हूं, इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, चलो ये नॉट इक्वल टू, तो ये इसके इक्वल नहीं है। और जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, सबके आगे एक्सपोर्ट लिख दिया था, तो बहुत लोग को ऐसा लगता है अरे 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 अरे, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट्स लिख देंगे, एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ऐसे कर देंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम यहाँ से कॉन्स्ट अगर हटा दें और मतलब ऐसा भी एकदम सिंटैक्स सही नहीं है, लेकिन अगर हम ये सब कुछ हटा के करें तो भी मतलब ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये एक ही ऑब्जेक्ट है और वही बार बार ओवरराइट हो जाएगा और अंत में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मैं इसमें से केवल ये इन सबको हटा के ऐसा कर दूं तो पहली बात तो इसका कोई नेम नहीं रह जाएगा, और दूसरी बात अगर हमने देखा था एक्सपोर्ट इक्वल टू अगर कुछ भी कर देंगे तो वो जाएगा नहीं, यहाँ पे हमें एरर आ जाएगी, मतलब अनडिफाइंड आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू वहाँ तक पहुँची ही नहीं है, ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये मैंने उस वीडियो में बताया था मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स वर्सेस एक्सपोर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंस हमें समझना है कि हम केवल एक ही वैल्यू को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में किया है। हम या तो एक फंक्शन कर सकते हैं, एक क्लास को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक एरे को, एक ऑब्जेक्ट को, एक किसी भी एक वैल्यू को, सिंगल वैल्यू, डॉट, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। बस एक ही वैल्यू को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, एक से ज़्यादा वैल्यू को नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। जबकि ES6 में हम इनफाइनाइट वैल्यूज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना भी अलग अलग। जब मैं अलग अलग बोल रहा हूँ तो इसका मतलब अलग अलग हैं वो वैल्यूज, उनको हमने कंबाइन करके एक ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं रखा है, अलग अलग ही वो एक्सपोर्ट हो जा रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो मैंने ऊपर रख दिया। एसिंक्रोनस लोडिंग होता है MJS, होइस्टेड होता है, टॉप लेवल अवेट अलाउड होता है ES6 के अंदर, मल्टीपल वैल्यूज कैन बी एक्सपोर्टेड, फाइल एक्सटेंशन मैंडेटरी होता है इसके अंदर। इतने ही मेन डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों मॉड्यूल सिस्टम के अंदर। अगर हम चाहें तो लिस्ट करने को हम 1000 डिफरेंसेस लिस्ट कर सकते हैं, एक एक करके, ऐसे ही इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये नहीं होता है, इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये नहीं होता है, ऐसे कर करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे ना, डिफरेंस का कॉलम बना लें इधर उधर, ये है इसमें, ये नहीं है,
गाय के 4 पैर होती है, गाय के और चिड़िया के 4 पैर नहीं होते हैं। तो ऐसे ही हम कितना भी डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन ये है मेन डिफरेंसेस जो कि हमें समझना चाहिए एज ए Node.js डेवलपर, एज ए डेवलपर, एज ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर हमें पता होनी चाहिए। और ये सारे डिफरेंसेस इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, और इंटरव्यूज छोड़िए, आप डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करेंगे इनको, तो आपको पता होना चाहिए दोनों के बेनिफिट्स, दोनों के ड्रॉबैक्स। तो ES6 का एज सच कोई ड्रॉबैक नहीं है, मेन ड्रॉबैक यही है कि ये भी नया आया है, 2015 में आया है, और Node.js के इकोसिस्टम में उतना वाइडली अडॉप्टेड नहीं है। और जो ये वाला है CommonJS, ये CommonJS जो है ये Node.js के सिस्टम में ज़्यादा वाइडली अडॉप्टेड है, लेकिन धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है और चेंज होगा। और बाकी हर मामले में ये 6 मॉड्यूल्स बेटर हैं। और एक पॉइंट मैं तो भूल ही गया, वो आप ऐड कर लेना, फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम को हम कैसे एक्सेस करते हैं। ये हम इसके अंदर import.meta.file name करते हैं, वहाँ पे __ फाइल नेम होता है। तो ये और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, आप ऐड कर लेना। तो बाकी सारे मामलों में ये 6 मॉड्यूल जो हैं वो अच्छे होते हैं, इसीलिए हम इस कोर्स के अंदर ये 6 मॉड्यूल्स ही यूज़ करेंगे। लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत अगर हमें कुछ टेस्ट करना हुआ, कुछ सीखना हुआ, तो हम CommonJS को भी ऐसे यूज़ कर लेंगे, लेकिन मेनली हम ये 6 मॉड्यूल्स को ही यूज़ करेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि मॉड्यूल सिस्टम्स हमने देख लिया है, अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स भी होते हैं। अलग अलग टाइप्स के क्या मॉड्यूल होते हैं, जैसे कि ये सारे मॉड्यूल जो हम बना के खुद ही इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने ये बना लिया टाइमर वाला मॉड्यूल और यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, तो ये एक यूज़र मॉड्यूल है। यूज़र यानी कि एज ए डेवलपर हमने बनाया है, एक यूज़र ने बनाया है। ऐसे ही हमने देखा है, हम रिक्वायर FS करते हैं, तो FS मॉड्यूल हमने नहीं बनाया था, वो एक नेटिव मॉड्यूल है। ऐसे ही NPM का मॉड्यूल होता है, हमने Axios इंस्टॉल करके देखा था, तो NPM का अलग मॉड्यूल होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि क्या अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। अब अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स और अलग अलग तरह के मॉड्यूल सिस्टम्स, इनमें डिफरेंस है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अभी तक हम क्या देख रहे थे, ES6 और CommonJS ये मॉड्यूल सिस्टम्स हैं, पूरा मॉड्यूल को स्ट्रक्चर करने का एक तरीका है, एक वे है। और अलग अलग टाइप्स के मॉड्यूल, मतलब ES6 के अंदर भी यूजर मॉड्यूल्स होते हैं और CommonJS के अंदर भी यूजर मॉड्यूल्स होते हैं। ES6 के अंदर भी नेटिव मॉड्यूल्स होते हैं, CommonJS के अंदर भी नेटिव मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स। ES6 के अंदर भी NPM मॉड्यूल्स होते हैं और CommonJS के अंदर भी NPM मॉड्यूल्स होते हैं। तो हम अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स देखेंगे, हमने मॉड्यूल्स को कैटेगराइज कर दिया है। और एक चीज़ तो भूल ही गया था ऐड करना, इसको मैं एकदम अलग से बाद में रिकॉर्ड करके ऐड कर रहा हूँ। वो ये है कि जो CommonJS मॉड्यूल होता है उसमें स्ट्रिक्ट मोड इनेबल नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड, मैं एक और लाइन ऐड कर देता हूँ, स्ट्रिक्ट मोड is not enabled by default। स्ट्रिक्ट मोड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं इनेबल रहता है, जबकि जो हमारा ES6 मॉड्यूल है यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड इनेबल रहता है। यहाँ पर मैं कौन से पॉइंट के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, फाइल एक्सटेंशन इज ऑप्शनल, यहाँ पे मैंडेटरी होता है, इसके ऊपर मैं ये लिख देता हूँ, स्ट्रिक्ट मोड इज इनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट। यानी कि अगर हम var का या const का या let का यूज़ किए बिना कोई भी वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं तो हमें एरर देगा वो। और भी कई सारे स्ट्रिक्ट रूल्स इन्फोर्स करता है स्ट्रिक्ट मोड, तो वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और देखते हैं कि अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स क्या होते हैं Node.js के अंदर। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।